अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। ये आपका पार्ट नंबर 3 है इंडेक्स नंबर का। आज ये लास्ट पार्ट होगा इंडेक्स नंबर्स का। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप मेरी टेलीग्राम चैनल ER मोमिन मजीद के नाम से है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है कि आपका जो इकोनॉमिक्स पोर्शन है, आपका जो आपका जो कंप्यूटर पोर्शन है, वो फिजिक्स पोर्शन है, वो मैं अपनी चैनल ER मोमिन मजीद यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको सारा मैं कवर करवा दूंगा। तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो दो चीजें हैं। एक तो पढ़ना है CPI और पढ़ना है WPI। क्या मतलब? एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और होता है दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ये खुद बोलता है मैं कंज्यूमर हूं। कंज्यूमर होता है कंज्यूमर, जो हम, जैसे मिसाल मैं कोई कंज्यूम करूंगा कोई चीज, तो मेरे रिगार्डिंग होगा ना। तो अब देख लेते हैं क्या बोलता है। Consumer price index numbers are computed with a view of study the effect of change in the price of people as consumers। हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं ना, चेंज कितना हो गया प्राइस। यहाँ पे प्राइजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है होलसेल प्राइस, दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस। हम वो वाला प्राइस, उस प्राइस पर नहीं देखते कि वो चेंज कितना हुआ। हम वो वाला प्राइस देखते हैं, वो चेंज कितना हुआ जो कंज्यूमर के लिए है, जो कंज्यूमर के लिए है। तो यहां पे पढ़ लीजिए, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स नंबर विच मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस पेड बाय स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंज्यूमर्स। तो इसका मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जिसमें हम चेंज देखते हैं कि प्राइस कितना चेंज हो गया, मगर किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, जो वो कोई कोई गुड, मिसाल कोई सर्विस यूज कर रहा है, तो उस कंज्यूमर के लिए किसी ईयर, मतलब इन द ईयर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, किस हिसाब से उसका ईयर, मतलब जो उसका प्राइस है वो किस हिसाब से चेंज होता है। वो चेंज अगर हमको पढ़ना है, जो हम इंडेक्स नंबर वहां पे बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब यहां से एक चीज याद रखिए, ठीक है। अगर हमारे पास कंज्यूमर जो ये होता है कंज्यूमर प्राइस, अगर ये बढ़ेगा या घटेगा, इसकी वजह से कंज्यूमर पर असर पड़ता है, उसकी जिंदगी पर असर पड़ता है। जो कंज्यूमर है उसकी जिंदगी पर तो असर पड़ेगा ना। मिसाल अगर उसको कभी कोई चीज महंगा पड़ गया, उसकी वजह से उसको तंगी आ सकती है। तो इसीलिए हम, तो अगर कभी कभार उसको क्या होगा, उसको सस्ती मिलेगी चीजें, तो वो थोड़ा अमीर बन जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बोला जाता है दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो क्वेश्चन आ जाएगा, विच इंडेक्स नंबर इज नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। आपको बोलना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है ना, ये क्या काम करता है, इसके चेंज होने की वजह से, अगर प्राइस लेवल में चेंज होगी ना, उसकी वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है कंज्यूमर का, वो चेंज हो जाता है। अगर प्राइसेस घट गई तो थोड़ा इसका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ गई तो इसके लिए थोड़ा दुश्वारी हो जाती है। इसको थोड़ा अपने आप में थोड़ा चेंज लानी पड़ती है, इसको अकॉर्डिंगली वाइजली यूज करना पड़ता है, ताकि इसके सारे जो भी खर्चे हैं वो, ये मतलब जो इसके मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले वो हो जाए, फिर उसके बाद जो इसके अनइंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी लिवलीहुड पे असर पड़ लेता है, कंज्यूमर की लिवलीहुड पे, इन प्राइसेस की वजह से, जब प्राइसेस चेंज होती है। इसीलिए इस इंडेक्स नंबर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी। आगे चलते हैं हम, हमारे पास अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, बेटा इसको बना लेते कैसे हैं हम? कौन से फैक्टर्स है, कौन से स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि कंज्यूमर का क्लास कौन सा है। जैसे हमारे पास क्लासेस बहुत तरह के होते हैं। देखिए, एक है जो मिडिल क्लास होता है, एक है जो होता है लो क्लास, एक है जो हाई क्लास। देखिए, आपको पहले ये देखना है, जो आप क्लास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बना रहे हो ना, वो किस कंज्यूमर क्लास का है, वो किस कंज्यूमर क्लास का है। क्या वो लो क्लास का है, मिडिल क्लास का है, या हाई क्लास का है, पहले आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं उसके बाद क्या हम कर लेते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं काम, हम लेते हैं सेकंड स्टेप, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फैमिली बजट के बारे में। फैमिली बजट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कैसे कर लेते हैं हम? कुछ मिसाल, अगर हमने पहले क्लास चूज किया कंज्यूमर क्लास, उस कंज्यूमर क्लास में से कुछ लोगों को उठाया जाता है और उनसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं।
उनसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं अबाउट देयर फैमिली बजट। जैसे मिसाल के तौर पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो उनसे पूछी जाती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि वो कौन सा कमोडिटीज यूज करते हैं, यानी कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। फिर उन प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी वो यूज करते हैं। फिर उन प्रोडक्ट्स की, उन सर्विसेज की क्या प्राइसेस उनके पास मिल जाती है, और उन गुड्स और सर्विसेज पर आप कितना मनी स्पेंड करते हो, और ये चीजें आप किसमें फैमिली बजट में आप उसको मतलब पूछते हो। फिर उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3 होता है चॉइस ऑफ बेस ईयर। उसके बाद हम बेस ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट फ्रॉम करंट ईयर, ये करंट ईयर से ज्यादा दूर होना नहीं चाहिए। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइजेस। फिर इस सिलेक्टेड जो ये कमोडिटी, मतलब जो ये मिसाल के तौर पर ये क्लास होता है जो ये कमोडिटी यूज करता है, इन सिलेक्टेड कमोडिटीज की रिटेल प्राइसेस कलेक्ट की जाती है उस रीजन से जहां पर ये लोग अपनी चीजें खरीदते हैं। जहां पर अपनी चीजें खरीदते हैं वहां से इन चीजों के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि ये चीज वहां पर कितने रुपए में मिलती है, किस दाम से मिलती है, ठीक है। तो उस उन सब चीज करने के बाद, ये सब चीजें करने के बाद क्या हम कर लेते हैं, हम अब कर लेते हैं काम, हम वेट्स दे लेते हैं। ठीक है बेटा, हम क्या कर लेते हैं, वेट्स। क्योंकि हमें पता है जो कमोडिटीज होती है, हर कोई कमोडिटी उनकी इंपॉर्टेंस एक जैसी नहीं होती है। अब जो जैसा कमोडिटी होगा, जो सिलेक्टेड कमोडिटीज होती है, उनकी अपने वेट्स देने पड़ेंगे उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। अब कितने तरीके हैं वो निकालने के लिए, बेटा 2 तरीके हैं। एक का नाम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, उस दूसरे को बोलते हैं फैमिली बजट मेथड। देखिए मैं दोनों बता देता हूं। ये जो एग्रीगेट मेथड है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमारा बेस है लेस्प्रीज मेथड। जैसे लेस्प्रीज मेथड था ना, बिल्कुल वैसा ही है। और ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है ये ज्यादा यूज होता है। और इस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में, चूंकि ये किस मेथड पे बेस है, लेस्प्रीज मेथड में। और आपको याद होगा लेस्प्रीज मेथड में हम किसको लेते थे, हम वेट, हम बेस पीरियड क्वांटिटीज को वेट लेते थे। याद है, वहां पर हम बेस पीरियड को लेते थे। और पास्ट चीज मेथड जो होता था वहां पर हम करंट पीरियड क्वांटिटीज को वेट लेते थे। तो फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके बराबर आएगा, समेशन पी आई क्यू नॉट डिवाइड बाई समेशन क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे जो हमारा है फैमिली बजट मेथड। इसको दूसरा नाम बोलते हैं मेथड ऑफ वेट रिलेटिव मेथड। इसमें क्या करते हैं हम काम, इसमें हम रिलेटिव वेट्स निकालते हैं। मैंने बोला रिलेटिव प्राइसेस बुक कह दो, रिलेटिव प्राइस क्या निकालते हैं। फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, CPI इज इक्वल टू समेशन WP डिवाइड बाई समेशन W। P बराबर है P1 बाई P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 और W बराबर है P0 Q0। इसको ये जो P0 Q0 है इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेट्स। इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर वेट्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें क्या दिक्कतें आती है जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस, दिस इज वेरी यूजफुल इन वेज नेगोशिएशन, वेज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड DA एडजस्टमेंट। अगर आपको वेजेस नेगोशिएट करनी है, ठीक है, या आपको DA एडजस्टमेंट, जो डियरनेस अलाउंसेस होती है, उनको एडजस्टमेंट करने के लिए आपको किस इंडेक्स नंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी, CPI की। उसके बाद एट गवर्नमेंट लेवल द इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड फॉर वेज पॉलिसी, मैंने अभी बोला, और प्राइस पॉलिसी के लिए यूज किया जाता है, टैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। CPI are used for analysis of the market of specific commodities for their demand and supply। और CPI ही वो इंडेक्स नंबर है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं, ये एनालाइज कर सकते हैं मार्केट में किसी खास कमोडिटी के बारे में कि इसकी डिमांड और सप्लाई कितनी है। फिर CPI जो है ना, इसी से हम अपना रुपी है ना, हमारी 1 रुपया, 1 रुपये का कितना वैल्यू होता है, 1 रुपी का कितना वैल्यू होता है, तो वो किससे हम निकालते हैं, इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से ही निकाल लेते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे भी कुछ डिफिकल्टीज होती है जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बनाते हैं। क्या है, देयर कैनॉट बी वन CPI फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी। देखिए हमें पता है एक क्लास है लो क्लास, एक क्लास है मिडिल क्लास, एक क्लास है हाई क्लास। इन तीनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। जब इनका तीनों का लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है, जो इसका CPI होगा ना, जो इसका CPI होगा, इसका CPI होगा, वो डिफरेंट होता है।
अच्छा, दूसरा चीज, जो रिटेल प्राइस होती है ना, मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले भी बोला है ये, अगर आप एक दुकानदार के पास, मिसाल ये एरिया है, इस एरिया में यहां पर एक दुकानदार ए है, यहां पर एक दुकानदार बी है, एक ही जगह पर, एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर आपको प्राइसेस दो होते हैं। ये अलग प्राइस बता देता है, ये अलग प्राइस बता देता है। इसके पास जाओगे, ये इसको बोलोगे सर ये कितने में है, ये बोलेगा 10 रुपए में। इसको बोलोगे ये कितने में, ये बोलेगा 12 रुपए में है। तो एक ही जगह पे आपको एक ही टाइम पे दो वैल्यूज आ रहे हैं, दो प्राइस मिल रहे हैं। अब आप बताओ, आप इस प्राइस को लोगे कि इस प्राइस को लोगे? तो यहाँ पर इसको थोड़ा दिक्कत आ रही है कि आप कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स को मतलब बनाने में कौन सा प्राइस लोगे, इस ए वाली शॉप की प्राइस लोगे या बी वाली शॉप की प्राइस लोगे? तो यहां पर ये दिक्कत हो जाती है। एक और दिक्कत यहां पे है, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप डू नॉट स्पेंड ऑन वेरियस आइटम्स इन सेम रेशियो। देखिए, मान लेते हैं कि अब हमारे पास मिसाल के तौर पर ये क्लास है, ये हाई क्लास के लोग हैं। हाई क्लास लोग के जो हाई क्लास में जितने भी लोग आते हैं, सारे के सारे लोग तो एक ही तरह से वो स्पेंड नहीं करते हैं ना अपने पैसे। मिसाल, अगर एक बंदा 10 क्वांटिटीज लाता है, लेट्स सपोज कॉलगेट के, हाई क्लास में, तो जो दूसरा बंदा होगा इस हाई क्लास का, वो भी तो 10 कॉलगेट नहीं लाएगा ना, वो हो सकता है 5 ही लाए। ठीक है, इसका मतलब वो सेम रेशियो में अपना जो ये स्पेंड है, वो अपना मनी स्पेंड नहीं करते हैं। और ये भी है, अगर एक ही पर्सन को दो डिफरेंट टाइम्स पे देखेंगे, मिसाल एक पर्सन जैसे मैं हूं मोमिन, मेरे पास अभी 1000 रुपए है, मैं बोलूंगा चलो भाई अभी 1000 रुपए है, अभी कुछ अच्छा सा कोई शर्ट देख लेते हैं, कोई अच्छी स्टैंडर्ड वाली शर्ट देख लेते हैं। तो अभी मेरे पास था, लेकिन मैं ही अगर मैं कल 5 दिन के बाद देखूंगा या 1 साल के बाद, उस वक्त मुझे 1000 रुपये भी नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उस वक्त शर्ट लाऊंगा नहीं लाऊंगा? इसका मतलब ये हो गया, हालांकि मैं हाई क्लास में था मगर तब मेरे पास पैसे ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं, ये पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। एंड इवन वन पर्सन डज नॉट स्पेंड इन सेम रेशियो। मैंने पहले 1 साल में 1000 रुपए की शर्ट लाई, लेकिन अगले साल में मैंने वो नहीं लाई, क्योंकि इसके बाद जो अगले साल था, हो सकता है उस वक्त मेरे पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई होगी। तो इसका मतलब हर टाइम पे इंसान एक ही रेशियो में खर्च नहीं करता है। कभी जब इंसान के पास पैसे ज्यादा होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होते, वो ज्यादा खर्च कर लेगा। जब नहीं होते हैं पैसे, तब वो थोड़ा पैसे बचा लेता है। तो ये हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर था। अब हमारे पास लास्ट है, उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। जैसे कि मैंने आपको बोला, प्राइजेस दो तरह के होते हैं। अगर आपने कंज्यूमर प्राइसेस को मद्देनजर रख लिया, तो जो इंडेक्स नंबर बनेगा उसको बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर आपने अब होलसेल प्राइसेस को ले लिया, ठीक है, आपने होलसेल मार्केट्स में देखा कि होलसेल प्राइसेस कितनी चेंज हो रही है, 1 साल से दूसरे साल में जाने के बाद प्राइसेस होलसेल मार्केट्स में जो प्राइसेस है वो कितनी चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। यहां पे क्या किया जाता है काम, इंडिया में WPI जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है वीकली बेसिस पे, और जो बेस ईयर लिया जाता है ना, ये इसका ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि MCQ बन सकता है, WPI आर कंस्ट्रक्टेड ऑन वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, नन ऑफ दीज। तो आपको लिखना है वीकली बेसिस। एक और सवाल इसी पे बन सकता है, बेटा आप बताओ, जब हम WPI को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप बेस ईयर हमेशा क्या चूज करते हो? आपको बोलना है 2011 से 2012 जो साल है, इसी को हम बेस ईयर चूज करते हैं। और ये भी याद रखना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर है, ये वीकली बनता है, और इसको पब्लिश कौन करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर। इकोनॉमिक एडवाइजर किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। अब यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ये भी एक MCQ में आ सकता है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर है ना, ये खाली गुड्स के प्राइसेस लेता है, सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्लूड नहीं होते हैं। वाइल एज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर था, वो गुड्स के भी प्राइसेस लेता था और सर्विसेज के भी प्राइसेस लेता था। तो यहां पर एक डिफरेंस आ गई कि जो हमारे पास CPI है और WPI है, एक डिफरेंस ये है, CPI कंज्यूमर प्राइसेस पे लिया जाता है और WPI होलसेल प्राइस पे लिया जाता है। और दूसरा चीज, जो हमारा CPI है वो वीकली बेस पे नहीं बनता है, WPI वीकली बेस पे बनता है। और CPI में बेस ईयर कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन
WPI बेस ईयर हमेशा 2011 से 2012 ही लेते हैं और इसको पब्लिश कौन करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर कर लेता है। एक और डिफरेंस है, CPI में दोनों गुड्स के प्राइसेस भी इंक्लूड करते हैं और सर्विसेज के भी, लेकिन WPI में खाली हम गुड्स के ही वैल्यू इंक्लूड करते हैं। अब हम देखते हैं WPI का जो सर्कल है, यानी इसका जो आप समझ लीजिए इसका जो स्फीयर है, इसको किस किस गुड को लेना है और किस किस गुड की वेटेज क्या देनी है वो देख लीजिए। वो क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या चूज किया है। प्राइमरी आर्टिकल्स, अगर हमारे पास प्राइमरी आर्टिकल्स होंगे जो इसमें आते हैं WPI में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में, कौन कौन से कमोडिटीज आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स में? 117 आते हैं। कौन कौन से? जैसे राइस है, फ्रूट है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, नॉन फूड आइटम्स जैसे कॉटन है, जूट है, मेटल है, इनका वेटेज बेटा रखते हैं हम 22.26। अब हमारे पास वो आइटम जैसे फ्यूल है, पावर है, लाइट है, लुब्रिकेंट्स है, जैसे उसमें 16 आइटम्स आते हैं, उनकी वेटेज हम लेते हैं 13.15। ठीक है, उनकी कितनी लेते हैं वेटेज? 13.15। एक और आता है जिनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटीज, जैसे मिसाल के तौर पर उसमें आता है हमारा टेक्सटाइल आ जाता है, शुगर आता है, पेपर आ जाता है, ठीक है, मशीनरी आ जाता है, केमिकल्स आ जाते हैं, उनकी वेटेज ज्यादा है 64.23 से। अच्छा जी, उसके बाद अब WPI का यूज कहां कहां किया जाता है? सबसे पहला WPI हमें बता देता है डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। देखिए, अगर हमें WPI इंक्रीज हुआ, बेस ईयर से WPI इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हो गया डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अगर आपका WPI कम होगा, इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो इसका मतलब आपका WPI आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता है। अगर WPI बढ़ गया होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर WPI कम हुआ होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये हमें एस्टिमेशन करते हैं मॉनेटरी वैल्यू और रियल वैल्यू। ठीक है, आपको नेशनल इनकम जो होती है, ठीक है सर, मॉनेटरी वैल्यू और रियल वैल्यू क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू वो वैल्यू होता है जो एस्टिमेट किया जाता है करंट प्राइसेस पे, और रियल वैल्यू वो वैल्यू होता है वो आपको एस्टिमेट होता है बेस ईयर प्राइसेस पे। तो WPI आपको ये भी निकाल कर एस्टिमेट ये भी कर लेता है कि आपकी जो नेशनल इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसका रियल वैल्यू क्या है और मॉनेटरी वैल्यू क्या है। अब WPI जो है ये हमें इन्फ्लेशन की रेट भी बता देता है। ठीक है, इन्फ्लेशन एक कंट्री में इन्फ्लेशन किस रेट से हो रही है, ठीक है, यानी प्राइसेस किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं विद टाइम, वो भी आपको कौन बता देगा? WPI बता देगा। तो ये हमारे पास इंडेक्स नंबर के बारे में ये कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस करी। अगला लेक्चर जो हमारे पास होगा वो होगा वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखिए, ये अब जो इसके बाद टॉपिक्स है ये उतने बड़े नहीं है, ये बस दो या तीन लेक्चर्स में कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, बस आप बने रहे, जुड़े रहे हमारे साथ, ये जल्दी हमारे पास खत्म हो जाएगा। फिर इसके MCQs है वो मेरी चैनल ER मोमिन मजीद जो है वहां पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी को ये PDF भी चाहिए, चाहे मैथ्स की चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकता है, नाम है ER मोमिन मजीद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।